हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपन लक्ष्य टेस्ट सीरीज का 10 नंबर का जो टेस्ट पेपर है उसकी केमिस्ट्री के सॉल्यूशन देख रहे हैं 60 से लेकर 61 से लेकर 80 तक। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन देखें। इसमें अपने को एक सॉल्यूशन दिया है NaOH का और जिसकी मोलरिटी हमें दी गई है। इसकी क्या दी गई है? मोलरिटी हमें दी गई है और मोलरिटी कितनी दी गई है? 2। और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें दी गई है और हमें क्या फाइंड करना है? मोलरिटी फाइंड करना है, मोललता फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? स्मॉल m इक्वल टू वो वाला फार्मूला अपन लगा देंगे 1000 1000 कैपिटल M अपॉन में 1000 D माइनस M और MB। ये वाला जो फार्मूला है ये इन दोनों में मोलरिटी और मोललिटी के बीच के रिलेशन का है। तो स्मॉल m हमें फाइंड करना है मोललता। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000। m की जगह क्या रखेंगे? कितनी मोलरिटी दे रखी है हमें? 2। इसके बाद 1000 डेंसिटी घनत्व कितना देकर रखा है? 1.28 माइनस m मतलब मोलरिटी और mb का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट इसका NaOH का कितना है? 40। इसको सॉल्यूशन करेंगे अपन तो ऊपर कितना आ गया? 2000 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 1280 माइनस 80। तो टोटल क्या है? 2000। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1200। ये 2 0 कैंसिल तो 20/12 तो क्या है? 1 पॉइंट ये इतना आ जाएगा 1 पॉइंट, ये आ जाएगा 1.6 के समथिंग, 1.6 और कुछ आ जाएगा। अपन क्वेश्चन चेक आंसर चेक कर लेते हैं। तो अपने को एक ही आंसर दिख रहा है, कौन सा वाला? सी वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आंसर बन जाएगा 1.67 के अप्रोक्स। ठीक, तो ये बस आपको ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर कंसंट्रेशन क्लोराइड Cl आयन के अपने को फाइंड करना है। दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग की गई है, एक सॉल्यूशन ये है और दूसरा सॉल्यूशन ये है। जब भी दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग की जाती है तो क्या करना पड़ता है अपने को? देखो जरा, ये एक सॉल्यूशन है, इसमें क्या दिया गया है? 300 ml और 0.3 मोलर NaCl। दूसरा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में क्या है? 200 ml और 0.4 m क्या है इसमें? BaCl2। अब ये BaCl2 का है तो इसमें क्लोराइड आयन की मोलरिटी तो यही की यही रहेगी, लेकिन इसमें इसकी मोलरिटी ये दी है तो क्लोराइड आयन जो रहेंगे इसमें Cl जो आयन रहेंगे उसमें इंटू 2 करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसमें 2 Cl है। जब ये टूटेगा तो काय में टूटेगा? 2 Cl में टूटेगा। तो इसमें Cl आयन में क्या करना पड़ेगा? 0.4 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। आ रही बात समझ? अब अपन क्या करेंगे? इन दोनों की हमने क्या करी है? मिक्सिंग करी है। जब भी हम मिक्सिंग करते हैं तो फाइनल नॉर्मलिटी का जो फार्मूला बनाते हैं हम वो क्या है? n इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 और डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो n इक्वल टू कितनी दी है उधर? 0.3 इंटू 300 प्लस 0.8 इंटू क्या हो जाएगा? 200। ठीक, अब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 300 प्लस 200। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 0 गया 8, 160 डिवाइडेड बाय 500। ये कितना हो जाएगा? 250 डिवाइडेड बाय 500। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? 0.5। तो इसमें जो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा? 0.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, दो ऑर्बिटल बना के दिए, d ऑर्बिटल दिए है और d ऑर्बिटल में दो के डायग्राम बना के दिए गए, एक को x माना है एक को y माना है। और इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा और उसका रीजन क्या है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि क्या होता है, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3।
तो स्टेबल क्या होता है, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है एक्सचेंज एनर्जी पर। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, जैसे इसमें एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब यह है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे भी एक्सचेंज हो सकता है, इससे भी एक्सचेंज हो सकता है, इससे भी एक्सचेंज हो सकता है और इससे भी एक्सचेंज हो सकता है। तो इसके एक्सचेंज कितने हो गए, 4। अगले वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे एक्सचेंज हो सकता है, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। इसके एक्सचेंज कितने हो गए, 3। फिर इसके एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, 1 और 2। और इसका एक्सचेंज अकेला किससे होगा, इससे होगा। तो ये इसमें टोटल एक्सचेंज जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 4 तो ये और 3, 7, 8, 9। टोटल एक्सचेंज इक्वल टू इधर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो एक्सचेंज इसमें 9 हो रहे हैं। और इसमें एक्सचेंज अगर आप करके देखोगे तो ये तो होते नहीं है, ये किससे एक्सचेंज हो जाएगा, इससे और इससे, 2 एक्सचेंज। और इसमें कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, एक इसका हो जाएगा, एक इससे एक्सचेंज हो जाएगा। तो टोटल एक्सचेंज इसमें कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो जिसमें एक्सचेंज ज्यादा होते हैं, मतलब ज्यादा एक्सचेंज कर सकता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। और जिसमें एक्सचेंज कम होते हैं उसकी एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, कम। और जिसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है वो स्टेबल क्या होता है, ज्यादा। एक्सचेंज एनर्जी मतलब विनिमय की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या है, एक्स वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसका रीजन ये है कि इसकी एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। विनिमय की ऊर्जा ज्यादा होगी इसलिए इसका स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा। इसलिए करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, गैस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्या दिया गया है, 2 ग्राफ दिया गया है, किसके बीच में, टी और पी के बीच में, और उसमें वॉल्यूम से उसका क्या कंपैरिजन किया गया है। तो आपको जैसा कि पता है पीबी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। तो इस ग्राफ को आप देखें तो देखो इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, ये यहाँ पे प्रेशर को बताता है, और ये भी इस वॉल्यूम पर प्रेशर को बताता है। तो ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम पर प्रेशर क्या है, ये है। और इस वाले वॉल्यूम पर प्रेशर क्या है, ये है। तो V2 का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और V1 का प्रेशर क्या है, V1 का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और V2 का प्रेशर क्या है, कम है। तो क्या हो जाएगा, जिसका प्रेशर कम होता है उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। उल्टा रिलेशन है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो इसका बनेगा वो बन जाएगा कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये आप यहां से चाहो तो ये कर लो, ये क्या हो रहा है, ये P1 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, P2 हो रहा है। तो P1 अगर क्या है, ज्यादा है, और P2 क्या है, कम है, तो V और V2 में क्या रिलेशन हो जाएगा, उल्टा। V1 क्या होगा, कम, और V2 क्या होगा, ज्यादा। आइडियल गैस इक्वेशन पर आधारित। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने को क्या है, वान डेर वाल जो इक्वेशन है उस पर बेस है। और इसमें एक जेड दिया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, इसे संपीड़कता गुणांक कहते हैं। संपीड़कता गुणांक यदि क्या दिया है, प्रेशर लो दिया है, तो अपने को ये ध्यान रखना है, जब भी प्रेशर लो होता है ऐसी कंडीशन में जेड की वैल्यू लेस देन 1 होती है। जेड का मान 1 से क्या होता है, कम होता है। और जेड का मान 1 से कम कब हो जाएगा, जब उसमें से इसको अपन डिवाइड कर देते हैं। तो ये इक्वेशन से अपने को ये पता चल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या है, 3 थर्मोडायनेमिक इक्वेशन दी गई हैं और इनके बीच में अपने को क्या पता करना है, रिलेशन पता करना है। तो अब इसमें क्या है, एक तो आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, ये यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ये 2 को हटाना है, ठीक। अब इक्वेशन से एक एक करके आपको ऐड करना है। मैं डायरेक्ट आपको क्या है, आंसर की तरफ ले चलता हूं, ठीक। उसमें क्या करना है आपको कि यदि इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को आप देखो, इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन देखें और इन इक्वेशन को दोनों को अगर ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने के बाद देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी ग्रेफाइट। ऐड करने का रूल क्या होता है, जो आमने सामने की सेम चीजें रहती हैं, अपोजिट साइड, वो कैंसिल हो जाती हैं और ये ऐड हो जाती हैं। तो सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 क्या बन जाएगा, O2, और क्या बन जाएगा, CO2। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें मिल रही है, वो फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को जोड़ने के बाद मिल रही है। इसका मतलब क्या होता है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपन, तो x इक्वल टू इसमें बनेगा, इसकी वैल्यू क्या दी है, y और प्लस z। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा कौन सा। अब
इसमें भी आंसर दो दिए गए तो अपन दो आंसर मान सकते हैं, इसका बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा, और एक करेक्शन ये CO2। अच्छा, आप और कोई आंसर आपको चेक करना है तो फिर सबको आपको ऐड करके देखना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप चाहें तो उनको कैलकुलेट करके ये आप देख सकते हैं कि ये वाला तो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि जेड आपने को प्राप्त करना है तो जेड इन दोनों को ऐड करने के बाद नहीं मिलेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो रहा है, बी और सी वो सेम दिए गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये दो आंसर आप इसके मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमें पता करना है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है। एक क्लोज वेसल में ये वाली रिएक्शन हो रही है, PCl5 का डिसोसिएशन हो रहा है, और डिसोसिएशन होने के बाद PCl3 और SOCl2 बन रहा है। तो अपन कैसे पता करते हैं, Kp इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, या K इक्वल टू इसके कंसंट्रेशन दिए हैं तो Kc, ठीक है। Kc बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन कौन दिए हैं, उत्पाद में PCl3 प्लस ये Cl2, इसके पावर में कुछ है नहीं है, डिवाइडेड बाय PCl5। तो Kc इक्वल टू इनके कंसेंट्रेशन है वो अपन रख देते हैं। तो इन दोनों के कंसेंट्रेशन कितने दिए हैं, 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 और 1.2 10 टू दी पावर माइनस का 3, और PCl5 का कितना दिया है, 0.8 10 टू दी पावर माइनस का 3। तो ये 10 टू दी पावर 3 तो 3 से कैंसिल हो गए, और Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट क्या बच रहा है, 2 10 टू दी पावर माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय 0.8। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1.8 के समथिंग आ जाएगा, 1.8 10 टू दी पावर माइनस का 3। अब इसमें आंसर दो दिए गए अपने को, दो हो रहे हैं ये तो फिर अपन क्या करेंगे, K की यूनिट निकालने के लिए अपने पास क्या होता है, डेल्टा एन फाइंड करना पड़ता है। तो डेल्टा एन इक्वल टू क्या होता है, गैसियस प्रोडक्ट कितने दिए हैं 2 और रिएक्टेंट कितना है 1, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है 1 है। तो इसकी यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मोल पर लीटर के पावर में डेल्टा एन। तो डेल्टा एन इक्वल टू इसके लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब इसकी यूनिट क्या बनेगी, मोल पर लीटर। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूनिट भी अपने को इसमें चेक करनी है, तो दोनों अगर ऑप्शन सेम मिल रहा है तो यूनिट भी अपने को चेक करनी पड़ेगी कि इसकी यूनिट क्या बन रही है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kc की वैल्यू अपने को एक इक्वेशन के लिए दी गई है, इस वाली इक्वेशन के लिए Kc की वैल्यू दी गई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, और ये वाली इक्वेशन के लिए क्या पूछा गया है अपने को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो दोनों समीकरण, दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखें कि इसमें और इसमें क्या परिवर्तन किया गया है। एक तो इस रिएक्शन को पलट दिया गया है, तो जब भी किसी रिएक्शन को पलट देते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश अपन जिसको मानते हैं वो क्या होता है, पुराने वाले के काय में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, मतलब अपॉन में आ जाता है, वो इनवर्सली हो जाता है। दूसरी बात क्या हो रही है उसमें, दूसरी बात ये हो रही है कि इसमें 2 का भी डिवाइड किया गया है, तभी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब ये क्या बचेगा, NH3 बचेगा, और इन दोनों को भी 2 से डिवाइड किया है, मतलब पूरी इक्वेशन को कितने से डिवाइड किया है, 2 से। जब इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम उस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या लगा देते हैं, 1/2 या 1/n, ऐसा अपन ने रूल बनाया है। तो K इक्वल टू K डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/√K, और K की वैल्यू हमें कितने दी गई है, 64 का अंडर रूट अपन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, 1/8। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दिया गया है Ag का कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया गया है इतना, ठीक, और इसका हमें क्या पूछा गया है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया है इसका। तो देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आयन होता है Ag2Cr2O4, ये डिवाइड होगा पहले से तो 2Ag प्लस में और काय में Cr2O4 डाई नेगेटिव में। तो ये हमें क्या दिया गया है, 2s है, और ये क्या है, s है। अब 2s की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 2s की वैल्यू दी गई है 2.2 10 टू दी पावर माइनस का 4। तो s की वैल्यू क्या रही होगी, 1.1 10 टू दी पावर माइनस का 4। अब हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब हम फाइंड करते हैं तो क्या करेंगे, KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ag आयन की सॉल्युबिलिटी और उसके पावर में क्या लगाना पड़ेगा 2, और
Cr2 क्रोमेट 4 डाई नेगेटिव, इसके पावर में तो बन रहेगा। तो KsP इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.2 10⁻³ स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1.1 10⁻³ ठीक। तो इसका जो KsP आएगा ये क्या हो जाएगा 2.2 10⁻, ये तो कितना हो जाएगा 6 और इंटू 1.1 10⁻³ ठीक। तो सॉरी ये अपने को 4 करना है, ये 4 करना पड़ेगा। चलिए, तो ये -4 है, ये -4, ये भी -4, तो ये माइनस का कितना 8 और -4, तो ये KsP इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा, इनको इंटू आप करके देखेंगे तो ये समथिंग, ये मान लो 5.3 10⁻⁻12, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर अपने को मिल रहा है वो कौन से मिल जाएगा, सी वाले। तो सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपने को, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ ए बॉडी सेंटर क्यूब यूनिट ऑफ सेल, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता है बॉडी सेंटर पैकिंग किसको बोलते हैं अपन, बॉडी सेंटर पैकिंग बोला जाता है जब क्या हो यूनिट सेल जो रहती है उस यूनिट सेल के काय पर सभी कॉर्नर्स पर एक एक एटम रखा हो, एक कॉर्नर्स पर एक एक एटम रखा है और दूसरा एटम काय पे रखा हो, एक बॉडी सेंटर पे भी रखा हो। तो जो बॉडी डायगोनल बनता है यहां से यहां तक का जो बॉडी डायगोनल बनेगा, उस बॉडी डायगोनल में देखो जरा कितने एटम आ रहे हैं, एक तो एटम ये, दूसरा एटम और ये तीसरा एटम। अब इसमें ये जो बॉडी डायगोनल होता है यहां से लेकर यहां तक का, ये जो बॉडी डायगोनल है उसको मैंने अलग कर लिया है। ये बॉडी डायगोनल अगर ये एज लेंथ भुजा की लंबाई a है तो ये पूरा का पूरा क्या आता है √3a, और इसमें जो रेडियस आ रहे हैं कितने रेडियस, एक रेडियस, दूसरा रेडियस, तीसरा रेडियस और चौथा रेडियस। तो एक एटम का जो रेडियस निकालना है तो ये पूरा क्या हो रहा है √3a इक्वल टू क्या हो रहा है 4 रेडियस हो रहे हैं एटम के, 4 रेडियस हो रहे हैं। तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा √3a/4। तो ये BCC के लिए क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा किसके बीच में, R और A के बीच में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो रहा है अपना C, तो C इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें काय का, एक हाईएस्ट अपने को क्या पूछा गया है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें आपको हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपको पता करना है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है I K B और स्मॉल m, ये फार्मूला अपन लगाते हैं। कुल मिला के इसमें क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन है तो कांस्टेंट सबके लिए सेम है, एलिवेशन कांस्टेंट, मोलैलिटी सबके लिए सेम है, बचा कौन है बांटा फैक्टर। तो डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बांटा गुणांक के। तो जिसका बांटा गुणांक ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा। तो देखो इसको आयनों में अगर आप तोड़ोगे तो 2 भागों में टूट सकता है, तो इसके लिए I बराबर क्या होगा 2 होगा, ये 3 होगा। तो इसमें भी वैसे तो B इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, इस भी 2 भागों में टूट पाएगा। ये कितने भागों में टूट पाएगा 3 में, तो बांटा फैक्टर इसके लिए कितना होगा 3। ये कितने भागों में टूटेगा 2 में, तो इसके लिए बांटा फैक्टर 2। तो ज्यादा बांटा फैक्टर किसके लिए आ रहा है, B वाले के लिए। ये कितने भागों में टूटेगा 2 में, सॉरी 3 में, 2 तो बन जाएंगे सोडियम और एक बन जाएगा SO4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा B। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हाईएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक रिएक्शन दी गई है और जिसमें हमें किसको फाइंड करना है, A को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अपने को दिया है कोई एक एसिड है, तो जब भी हम एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जो हो रही है वो किसके साथ हो रही है, अमोनिया के साथ, और फिर उसको अपन गर्म कर रहे हैं। तो जब भी अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, CONH4 पॉजिटिव, ठीक, NH अमोनियम में बदल जाता है। और फिर इसको अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये बनाएगा एसिड का डेरिवेटिव एसिड एमाइड, एसिड का डेरिवेटिव एसिड एमाइड बनाएगा CONH2। तो पहली ये वाली इक्वेशन हो गई, ये वाला काम हो गया यहाँ पे।
अगली बात, उसने Br2 और NaOH से रिएक्शन, तो इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है कैसे, Br2 प्लस NaOH, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, फेमस रिएक्शन है भाई। और ये रिएक्शन में क्या होता है, ये ध्यान रखते हैं अपन, एक कार्बन कम हो जाता है और 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, तो CH3 CH2 और क्या बनेगा, NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, ए ही पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे की रिएक्शन आप देखो, तो अगर इसकी रिएक्शन आप कैसे करवाओगे, इसकी रिएक्शन अपन सोडियम नाइट्रो NaNO2 प्लस HCl से कराते हैं, तो इसमें बन जाएगा, सॉल्ट बनता है इसमें भाई CH3 और सॉल्ट बनता है। सॉल्ट जो रहता है वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने के बाद डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है इसमें ऐसा NH2Cl, लेकिन ये अनस्टेबल होता है तो ये बाद में काय में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एल्कोहल है इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो काय से, K2Cr2O7 से, तो बाद में एसिड बन जाएगा, K2Cr2O7 से करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, तो उतने ही कार्बन वाला एसिड जो रहता है, जो एल्कोहल रहता है, उतने ही कार्बन वाले काय में बदल जाएगा एसिड में। तो ये वाला रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन अपने से तो ए पूछा गया है, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को मैच करना है कॉलम को, ठीक। पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ हम जो रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन की, उस पर बेस है, ठीक। तो जैसा कि आपको पता है सेमी कार्बेजाइड कब बनते हैं, सेमी कार्बेजाइड से क्या बनता है, उसमें सेमी कार्बेजोन, यूरिया से रिएक्शन कराते थे, यूरिया का जेड की जगह यूरिया जोड़ देते हैं तो सेमी कार्बेजाइड बनाता है। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, ये ब्रेडी रिएजेंट रहता है, इससे क्या बनता है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। हाइड्रोजीन से हम क्या बनाते हैं, हाइड्रोजोन बनाते हैं, ठीक। और हाइड्रोक्साइल एमीन से क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसका मैच हो जाता है, जो आप कार्बोनाइल कंपाउंड रहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन एनसीईआरटी में दी गई है, और इसमें अपन क्या करते थे NH2 और क्या होता है जेड, इस टाइप की रिएक्शन करवाते हैं। और इससे क्या बनता था, इस टाइप के कंपाउंड बनते हैं, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और इधर क्या जुड़ता है, जेड, ठीक। ये रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, एडिशन होता है और एलिमिनेशन होता है, ठीक। तो इसमें जेड की जगह अगर अपन क्या जोड़ लेते थे, NH2, ये जोड़ दें अपन NH2 CONH2 ये जोड़ देते हैं, तो बनता है सेमी कार्बेजाइड पहले वाला। ब्रेडी रिएजेंट कब बनता है, NH2 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये जेड की जगह ये जोड़ दें तो सेकंड नंबर वाला, जेड की जगह ये फर्स्ट वाले में जोड़ रहे हैं, ये सेकंड वाले में जोड़ रहे थे NO2, ठीक। हाइड्रोजीन आपको पता ही है, तीसरे वाले में क्या होगा, तीसरे वाले में जेड की जगह जेड इक्वल टू क्या होगा, NH2, तो NH2 हो जाएगा, हाइड्रोजीन हो जाएगा। और हाइड्रोक्साइल एमीन में जेड की जगह क्या जोड़ेंगे, OH। तो ये इस तरह की ये चारों रिएक्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 1 का क्या हो रहा है, ए का क्या हो रहा है 4 और 2 का बी हो रहा है, तो इसमें एक में ही दिख रहा है कौन सा, ए वाला, तो इसका करेक्ट आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्या, 2 स्टेटमेंट दिए गए कि Ka की वैल्यू किसकी, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड कौन सा होगा, NO2 काय पे जुड़ा होगा, NO2 जुड़ा है 4 पर, और ये बेंजोइक एसिड, ठीक। और इसका ये बेंजोइक एसिड, तो वो बोल रहा है इसका pKa, इसको अपन 1 मान लेते हैं, और इसका pKa क्या मान लेते हैं अपन, 2 मान लेते हैं। तो क्या है, दोनों एसिड है, और जैसा कि आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया है, या जिसे आप -m वाला बोलते हैं। तो -m वाला जो रहता है वो एसिड की स्ट्रेंथ या Ka की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, -m और +m, -m वाला उसकी एसिड की स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो NO2 वाला जो रहेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ा देगा, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके लिए Ka की वैल्यू तो क्या होगी, अगर Ka की बात करते हैं तो Ka इसका ज्यादा होगा, और इसका Ka जो रहेगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन pKa क्या होता है, उल्टा होता है, pKa किसका ज्यादा होगा, इस वाले का, जो वीक है, जो दुर्बल है, उसका pKa क्या होगा, ज्यादा। तो पहले अपने को दिया गया है कि pKa की वैल्यू जो रहेगी इसकी लोअर रहेगी, किसमें, इसकी लो रहेगी इसकी कंपैरिजन में। तो ये वाली बात, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
दूसरा वो बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करता है, अपना बेंजोइक आयन जो बाद में बनेगा वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो ये वाली बात भी क्या हो रही है, सही हो रही है। ये NO2 नेगेटिव और यहाँ पे H आयन डोनेट करने के बाद ये जुड़ा होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये -M वाला है, तो -M वाला माइनस की स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, डी वाला जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोथ स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोनोलाइसिस पर बेस्ड है। एक एल्कीन है और इससे क्या बन रहा है, ब्यूटेनॉल बन रहा है। ब्यूटेनॉल मतलब कितने कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, और क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। अब 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन रहा है, इसका मतलब यह है कि एल्कीन जो है उसमें डबल बॉन्ड कहाँ पे होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए चौथी वाली पोजीशन पर या पहले वाली पोजीशन पर होना चाहिए। तो जैसा अपन इसको देखें, इससे बन सकता है कि अपन चेक कर लेते हैं। तो क्या है, ये क्या है, 2 मिथाइल, इसमें क्या है, ब्यूट 2 इन है और 2 पे क्या जुड़ा है, CH3। इसको तो अपन क्या है, यहाँ से तोड़ते हैं। हमने रूल बनाया है कि ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन जोड़ना है। तो इसमें तो एसीटोन बन जाएगा ये, और एक क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। तो ये तो संभव है नहीं है। इसको देख लेते हैं, पेंट 1 इन, तो देखो जरा 5 कार्बन और डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे और ऑक्सीजन जोड़ेंगे। तो ओजोनोलाइसिस में ये क्या बन जाएगा, ये आंसर इसमें पॉसिबल हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप देखोगे तो इसमें पॉसिबल नहीं है। ये देखो, इसमें क्या होगा, 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड दूसरे पे जुड़ा है, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितने, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड और ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। हमें चाहिए 4 कार्बन वाला ब्यूटेनॉल चाहिए। तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो रहा है, बी वाला करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन है एनसीईआरटी बेस्ड, टॉल्यूइन की रिएक्शन क्रोमियम ऑक्साइड और इसके साथ करवा रहे हैं। तो देखो जरा, क्रोमियम की रिएक्शन टॉल्यूइन की रिएक्शन पहले किससे, CrO3 के साथ, और एसिटिक एनाइडाइड CO होल ट्वाइस O एसिटिक एनाइडाइड। तो इसमें पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट भी अपने को ध्यान रखना है, CHOCOCH3 होल ट्वाइस, ये इंटरमीडिएट बनता है। और इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन अपन किसी भी एसिड से H3O पॉजिटिव से कराते हैं तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्गेनिक की रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन की। तो इसमें इंटरमीडिएट भी याद रखना है, जैसे इटार्ड रिएक्शन होती है उससे मिलती जुलती रिएक्शन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन जेल्डाल प्रोसेस। जेल्डाल प्रोसेस से हम एस्टिमेशन कर रहे हैं और उसमें जो नाइट्रोजन इवॉल्व हो रही है उसका न्यूट्रलाइजेशन काय से हो रहा है, इतने मिली मोल काय से हो रहा है, H2SO4 से हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने की जो प्रोसेस होती है जेल्डाल, उसमें एक फार्मूला ध्यान रखना है आपको, नाइट्रोजन का परसेंटेज इक्वल टू 1.4 इंटू N1V1 या N2V2 जो भी आप मान सकते हो, डिवाइडेड बाय W। ये वाला फार्मूला आपको याद करना है। अब इसमें हमें क्या दिया है, मिली क्या दिया है, मोल दिए है, हमें चाहिए N इक्विवेलेंट चाहिए। तो क्या करना पड़ता है अपने को, मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए N1V1 को पहले अपन क्या कर लेते हैं, M को काय में कन्वर्ट कर लेते हैं N में, तो क्या हो जाएगा, इंटू Z कर देंगे अपन। तो जो N है वो काय में बदल जाएगा M। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना दिया है, 20 इंटू कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसमें मिली दिया है तो उसी में ML भी है, उसमें इंक्लूडेड है। तो अपन डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, 1.4, ये कितना हो जाएगा, N1V1 की जगह डायरेक्ट रख दो आप 40, और W कितना दिया है, अमाउंट दिया है काय का अपने को, जो कंपाउंड है उसका 2.8। तो ये कितना हो रहा है, और ये कितने टाइम्स चला गया, 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो गया तो 40% आ गया, नहीं सॉरी 20% आ गया। तो 20% आंसर कौन सा है, ए करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये जेल्डाल प्रोसेस थी जिससे अपन नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को स्ट्रक्चर दिए गए हैं और स्ट्रक्चर पता करना है IUPAC। तो देखें जरा, इसमें क्या है, डेकेन है। डेकेन मतलब कितने कार्बन, 10 कार्बन वाला। तो 10 वाला ऐसा बना लो,
10 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, 10 हो गया। इसके बाद डबल बॉन्ड चौथी पोजीशन पे 1 2 3 और ये 4, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो। फिर छठवीं पोजीशन पर और दूसरी पोजीशन मतलब 1 और ये 1 वाला कार्बन हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 10। दूसरी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, तो ये CH3 मिथाइल ऐसा बना दो। और कौन सी पोजीशन पे है, छठवीं पर भी है, तो छठवीं वाले पे भी बना दो। ठीक, तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर है अपना। अब ये वाला आपने किससे मैच खाता है वो चेक कर लो एक बार। दूसरे पर ये होना चाहिए और छठवें पर ये और चौथे पे डबल बॉन्ड, तो ये एक ही हो रहा है, कौन सा वाला, ए वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा IUPAC वो कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, 2 ब्रोमो और पेंटेन, तो 5 कार्बन है और ब्रोमो कौन से पे जुड़ा है, 1 2 3, 2 पे ब्रोमो जुड़ा है। ठीक, और इसका अपन क्या कराना है, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण कराना है। तो बी हाइड्रो हेलोजनीकरण कराने पे जो एल्कीन बनती है, इसमें 2 कंडीशन है, 2 टाइप की एल्कीन बन सकती हैं। आप उसमें ये जोड़ सकते हो, एक तो बन सकती है 1 ब्यूटीन और एक बन सकती है 2 ब्यूटीन, लेकिन सॉरी 1 पेंटीन और एक 2 पेंटीन। तो इसमें क्या होगा, एक तो ये बन सकता है, ठीक है, तो एक तो क्या हो सकता है, CH डबल बॉन्ड और CH3। एक तो ये बन सकती है पेंट 2 इन, और दूसरा प्रोडक्ट ये भी बन सकता था 1 इन वाला भी, क्योंकि डबल बॉन्ड कहां से, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लग सकता है। ठीक, तो ये 1 वाला भी बन सकता है, पेंट 1 इन। लेकिन क्या होता है, कौन सी एल्कीन ज्यादा बनती है, वो एल्कीन ज्यादा बनती है जिसका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा ये बनती है, इसमें 80% और ये बनती है 20%। ये क्या बनती है, 80% बनेगी और ये क्या बनेगी, 20% बनेगी। इसमें अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू इसमें कितने हो रहे हैं 5, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितने हो रहे हैं 2। इधर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, तो जिसपे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उसका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा। ये किसका नियम होता है, सेट-जेप का नियम। तो इसमें ये वाला 2 वाला ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, तो ये किसके रूल के अकॉर्डिंग काम होता है, सेट-जेप के रूल के अकॉर्डिंग। तो पेंट 2 इन ज्यादा बनेगी, ये किसका नियम है, ये नियम है सेट-जेप का, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, मैच करना है कॉलम को, अपने को कुछ रिएक्शन दी गई है, तो देखें जरा। पहली रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, काय के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यदि आपने और प्लस HCl के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन में क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, गटरमैन कोक रिएक्शन कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ये। दूसरी रिएक्शन जो हो रही है RCO, एक कीटोन है और इसमें ये वाला ग्रुप है और इसमें क्या लिया है, NaOH लिया है, हेलो फॉर्म रिएक्शन। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते थे NaOH प्लस X2 आयोडीन वगैरह, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन होती है। इसमें क्या बनता है, ये एसिड में कन्वर्ट होता है, इस तरह से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ये, और दूसरा एक क्या बन जाता है, हेलो फॉर्म CHX3 बनता है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, हेलो फॉर्म रिएक्शन है। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन कहाँ दी है, ये वाली। अगली रिएक्शन है, एक एल्कोहल की रिएक्शन करवाई जा रही है, काय के साथ, एक एसिड के साथ। एल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ होना क्या कहलाता है, एस्टरिफिकेशन। इसमें काय का फॉर्मेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो कैसा बनेगा, इसका H और इसका OH, R-COR प्लस H2O, इसको क्या बोलते हैं अपन, एस्टरिफिकेशन, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। और आखिरी रिएक्शन है कौन सी, एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, किसके साथ, एसिड के साथ और X2 और रेड फास्फोरस। ठीक, रेड फास्फोरस, इसको बोलते हैं HBZ रिएक्शन, हेल-बोलार्ड-ज़ेलिस्की। इसमें क्या होता है, R अल्फा वाला जो कार्बन होता है, अल्फा वाला जो कार्बन होता है उस पर क्या जुड़ जाएगा, उस पर हेलोजन जुड़ जाता है, इस पे हेलोजन जुड़ जाता है, तो इसको हेल-बोलार्ड-ज़ेलिस्की कहते हैं। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला। तो अपन मैच कर लेते हैं, ए वाले का क्या हो रहा है,
ए वाले का 2 हो रहा है, ए वाले का 2 तो एक में ही है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है, डी बन रहा है। तो ये अपने क्या हो गए 80 तक क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा और अगला जो टेस्ट है उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।